हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास कुमार और आप है आर्म्स डिजिटल चैनल पे। हम लोग कर रहे हैं 45 डेज में 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्विक रिविजन्स, जिससे आपको फटाफट डायरेक्ट मार्क्स मिले। नो बकवास, सीधा डायरेक्ट मुद्दे की बात पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस लेक्चर इस वीडियो में, वो है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड सभी इक्वेशंस को क्विकली रिवाइज करेंगे, सभी की पॉइंट्स को ध्यान में रख के, और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप ऑब्जर्व करेंगे कितना इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें ये सारे पॉइंट्स जो है अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने याद कर लिए तो। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट रिवीजन से। तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में पहला जो कॉन्सेप्ट है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी जो मोशन है या ऑसिलेशन है वो सिंपल हार्मोनिक होगा कि नहीं, उसके लिए कंपलसरी एक इक्वेशन ये होती है कि आपका जो फोर्स होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना जरूरी है। और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होना जरूरी है। दैट इज द नेगेटिव साइन फॉर दिस। तो नेगेटिव साइन ये बताता है कि फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज ऑपोजिट होगा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से। ठीक है, ये होना जरूरी है। अगर किसी भी मोशन में ऐसा होता है तो वो मोशन या वो ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कहलाता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको एक्सेलरेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जब आपका फोर्स की वैल्यू माइनस के एक्स आ गया, तो हमें पता है कि फोर्स की वैल्यू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ से, जो कि हो गया माइनस के एक्स। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गया, माइनस के बाय एम इंटू एक्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो फ्रंट में कांस्टेंट है के बाय एम को, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक न्यू कांस्टेंट से, और ये बन जाता है न्यू कांस्टेंट ओमेगा। तो बेसिकली ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, तो इसका मतलब ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाता है, अंडर रूट के बाय एम। और कई बार जरूरत पड़ती है अगर हमें, तो हम के की वैल्यू लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर, ध्यान रखने के लिए, जस्ट कहीं पर रिप्लेस करना हो उस तरह से। अब यहाँ पे जो नेमिंग्स हैं ध्यान रखेंगे। तो ए तो एक्सेलेरेशन हो गया, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, या आप उसको जनरली फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, बट जनरली फुल नेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एक्स जो है जैसे मैंने बताया ये डिस्प्लेसमेंट है। कहाँ से है डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम मीन पोजीशन। ये सिली मिस्टेक नहीं करनी है कि जब भी आप एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हो यहाँ पर, जब भी पुट कर रहे हो किसी भी सवाल को सॉल्व करते टाइम, तो बस एक बार नजर डाल लो कि क्या आपने एक्स की वैल्यू मीन से लिया है। अगर नहीं लिया तो फिर इसको यूज करोगे तो गलत आंसर आएगा। एक्स इज ऑलवेज फ्रॉम द मीन पोजीशन, नॉट एक्सट्रीम और एनी अदर पॉइंट। ठीक है, और के जो है वो हमारा कहलाता है फोर्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू या तो गिवन होती है या तो हम सॉल्व करके निकालते हैं इस चीज को। जब इसी इक्वेशन को हम लोग एक डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वी गेट दिस डिफरेंशियल फॉर्म, जिसको हम जनरल इक्वेशन भी बोलते हैं, या जनरल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, जीरो। अगेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको याद रखने, दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिख रहा है मतलब उसका मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक होगा। ठीक है, अब जब हमें एक्सेलरेशन पता चल गया तो उस एक्सेलरेशन को सॉल्व करके काइनेमेटिक्स यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम और आगे चल के एनर्जी, ये सब चीजें और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, देखो पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी कितना होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसको चाहे तो फाई नॉट लिख देते हैं। फाई नॉट जो है वो आपका फेज कांस्टेंट है या इनिशियल फेज कहलाता है, या आप फेज कांस्टेंट बोल सकते हो। और इसकी वैल्यू डिपेंड करता है कि आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन t इक्वल टू जीरो पर कहाँ पे प्रेजेंट था। तो डिपेंडिंग ऑन पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, जैसे मैं कुछ दो एग्जांपल दूं। जो सबसे कॉमन एग्जांपल है, अब सारे तो याद नहीं रख सकते बट दो कॉमन एग्जांपल याद कर लेते हैं। तो अगर पार्टिकल मीन से शुरू कर रहा है या एक्सट्रीम से, तो मीन से शुरू कर रहा है तो फेज कांस्टेंट या तो जीरो होगा या तो पाई होगा, डिपेंडिंग ऑन, अगर वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो जीरो, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो पाई। ठीक है, एट टी इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, इनिशियल कंडीशन बता रहा हूँ। और एक्सट्रीम पे अगर होता है तो उसका आंसर या तो होगा पाई बाय टू और थ्री पाई बाय टू। पाई बाय टू तब यूज करना है जब वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है,
3π/2 यूज करना जब नेगेटिव एक्सट्रीम पर है। ठीक है, ये कुछ बेसिक चार याद रख सकते हो, बाकी और भी हो सकते हैं। अगर मान लो एक्सट्रीम और मीन पे नहीं हुआ, कुछ और आएगा, सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड, जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, हमने वेलोसिटी निकाल लिया, तो अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया, हमारे पास वेलोसिटी आ गया ये। तो वेलोसिटी क्या है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और यहीं से हमें एक और चीज समझ में आ जाती है, जो मैक्सिमम स्पीड आएगा वो किसके बराबर आएगा? ए ओमेगा के बराबर आएगा। वेरी यूजफुल फॉर्मूला, मैक्सिमम स्पीड। इसी के साथ हमने स्पीड और पोजीशन का भी फॉर्मूला बना लिया है, जो आपको याद रखना है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको हो गए सर दो दो फॉर्मूले हो गए, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे याद रखो ना, ये फॉर्मूला टाइम के लिए है, तो अगर आपको टाइम दिया और स्पीड निकालना हो तो ये यूज करेंगे। तो ये कब यूज करेंगे? जब आपको पोजीशन दिया हो कि पोजीशन पे स्पीड निकालो, तो यहाँ पोजीशन डालोगे तो यहाँ पर स्पीड आ जाएगा आपको सॉल्व करके। तो दो फॉर्मूले, एक टाइम के रिस्पेक्ट में और एक पोजीशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसी तरह से एक्सेलरेशन का तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो यूल गेट दिस इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। और यहां से आपको क्लियरली दिखेगा कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम जो आता है वो कितना आता है? ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर आता है। और कहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है? एट मीन पोजीशन। तो दोनों मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और सॉरी दोनों मीन पोजीशन बोलो, सॉरी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और मीन पोजीशन पे क्या मैक्सिमम होता है? स्पीड। तो एट मीन पोजीशन स्पीड मैक्सिमम होती है ए ओमेगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन या बोथ ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, वो कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर ए। और हमने ऑलरेडी एक्सेलरेशन एंड पोजीशन में तो पहले ही फॉर्मूला बना लिया था, विच इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पोजीशन के रिस्पेक्ट में, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला टाइम के रिस्पेक्ट में। ज्यादा काम आता है पोजीशन वाला, तो दोनों की पोजीशन वाले याद रखो। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का पोजीशन वाला याद रखो। अब आते हैं एनर्जी ऑफ एसएचएम की इक्वेशन पे। तो एनर्जी तीन टाइप की होगी, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, जो सॉल्व होके ये आ जाती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चाहो तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे के कहां से आया? क्योंकि के हम रिप्लेस कर सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पर, जैसे मैंने बताया था। जरूरत जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं फिर पोटेंशियल एनर्जी पर, और यहां से आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ के ए स्क्वायर। और कहाँ मैक्सिमम आएगा भाई? मीन पोजीशन पे, जहां स्पीड मैक्सिमम है। इसमें क्या याद रखने वाली चीज है? स्पीड मैक्सिमम मीन पर है, तो काइनेटिक भी तो मीन पे ही होगा। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर पर, कंसिडरिंग की मीन पोजीशन पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो है, जो कि आपके 99% ऑफ द क्वेश्चन में रहती है। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां ध्यान रखना सारे एक्स कहां से मेजर हो रहे हैं? मीन से। और इसकी भी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी आ जाती है? हाफ के ए स्क्वायर। और ये कहाँ मैक्सिमम होता है? एक्सट्रीम पर। अब मीन पर काइनेटिक मैक्सिमम है, तो एक्सट्रीम पे तो पोटेंशियल मैक्सिमम मान लो उल्टा होता है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगा। तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, टोटल एनर्जी दोनों का ऐड करोगे कितना आएगा? हाफ के ए स्क्वायर। और ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ी चेंज होता है, ये तो कांस्टेंट है, फिक्स है। हर जगह टोटल एनर्जी हाफ के क्या होता है? ए स्क्वायर आएगा, कंसिडर करते हुए। जिसकी वजह से कई बार आपको ग्राफ भी पूछ लिया जाता है, तो एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ निकालना हो तो देखो, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी, ये रहा काइनेटिक एनर्जी, और ये रहा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कांस्टेंट। ठीक है, तो काइनेटिक पैराबोला आएगा, बट काइनेटिक डाउनवर्ड पैराबोला आएगा, पोटेंशियल अपवर्ड पैराबोला आएगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और रही बात लास्ट पॉइंट एवरेज वैल्यू की, तो एवरेज काइनेटिक और एवरेज पोटेंशियल, इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर आती है? 1/4 ऑफ के ए स्क्वायर। क्योंकि पूरे ऑसिलेशन में काइनेटिक एंड पोटेंशियल चेंज होते रहते हैं, तो उनकी जो एवरेज वैल्यू होती है इन वन ऑसिलेशन, वो दोनों की ही सेम आती है, हाफ के ए स्क्वायर। जैसे दोनों की मैक्सिमम भी सेम है, वैसे ही एवरेज भी सेम है, हाफ के ए स्क्वायर। ये एवरेज वैल्यू दोनों की, जिसको मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं। चलो अब हम आगे कुछ रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, ताकि इनको अप्लाई करना सीख ले बहुत अच्छे से। चलो सीखते हैं इनको अप्लाई करना। पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं। इन आवर फर्स्ट एग्जांपल, पार्टिकल ऑफ मास 250 ग्राम। जैसे ही मास 250 दिखा, हमने इसको
0.25 किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, इन केस कहीं आगे चल के हम कोई सिली मिस्टेक ना करें। एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर अ फोर्स, पीरियोडिक फोर्स दे रखा है तो हमने यहाँ पे फोर्स मेंशन कर लिया, फोर्स इज 25x। जैसे हमने फोर्स देखा तो हमें समझ में आ गया ये जो कांस्टेंट होता है ना x के आगे, ये हमारा क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया हमारा फोर्स कांस्टेंट ऐसा यूनिट में 25 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट में तो ये डायरेक्ट आ गया 25। अब मुझे पता नहीं के की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, बट ये नॉलेज है। ठीक है, आगे द पार्टिकल अटेन्स अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैक्सिमम स्पीड दिया है विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमें क्या सॉल्व करना है, इट्स एम्पलीट्यूड। तो चलो मैक्सिमम स्पीड से शुरू करते हैं। मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर होता है, एट मीन पोजीशन होता है। कितनी वैल्यू होती है, ए ओमेगा होती है। यहाँ से 4 आ गया। अब ए तो मुझे निकालना है यार, ओमेगा क्या क्या करे। तो आप दो तरीके से याद रख सकते हो, या तो ओमेगा याद रखो के बाई क्या होता है, एम होता है, या तो आप याद रखो के इक्वल टू क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर होता है। दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लो। तो जैसे यहाँ पर मैं अगर मैं के की वैल्यू यूज करता हूँ तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट के की वैल्यू 1/4, नहीं सॉरी, के की वैल्यू 25, मास की वैल्यू 1/4 kg, तो ये आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड ऐसा यूनिट में। तो जैसे ही ओमेगा आ गया, एम्पलीट्यूड कितना आ गया आपका 4 डिवाइडेड बाय ओमेगा, तो ये आ गया 0.4 मीटर्स, क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में चल रहा है, या 40 सेंटीमीटर्स। हो गया कि नहीं आसानी से, अरे ये तो मक्खन, एकदम माहिर हो जाओगे तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में, इन पॉइंट्स को ध्यान में रख लिया तुम। अगला, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट दिस क्वांटिटी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी का फॉर्मूला दे रखा है। तो 4v² इक्वल टू 50 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको क्या पूछा है, टाइम पीरियड निकालो भाई। ठीक है, हमारे पास अपनी खुद की एक इक्वेशन है, आपको याद होगा, स्पीड और पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो एक काम करते हैं ना, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लेके आते हैं और फिर कंपेयर कर लेंगे। तो जैसे मैंने वी 1/4 को इस साइड ले आया, तो 1/4 इस साइड, ठीक है, और 50 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों साइड रूट ले लिया, तो 1/2 और अंडर रूट कितना आ जाएगा, 50 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दोनों सेम फॉर्मेट में आ जाए, देख लो। और जैसे तुम्हें सेम फॉर्मेट में दिख गया, तो कंपेयर करने पे ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई, हाफ रेडियन पर सेकेंड। और हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आई, हाफ। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 4 पाई सेकेंड्स। बट यार हमें तो आंसर पता नहीं, कुछ तो पाई तो दिया ही नहीं है, तो पाई को हटा दो ना, 22/7। तो ये कितना आ जाएगा, 88/7 सेकेंड्स। हमारा 88 आंसर हो जाएगा। इंटीजर वैल्यू जो है वो 88 हो जाएगा। इससे आप एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते थे, वैसे पूछा नहीं है, बट एम्पलीट्यूड देखो, एम्पलीट्यूड कंपेयर करो, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड भी आ जाए अंडर रूट 50 यूनिट्स, जो भी यूनिट्स में आपका एक्स है। आराम से सॉल्व कर सकते थे अगर एम्पलीट्यूड भी आता है, तो इस तरह से। ठीक है, मास एम, अगला क्वेश्चन जो है, मास एम अटैच टू हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद एम्पलीट्यूड A1। तो ओके, मास एम है और आपका एम्पलीट्यूड A1 है, ये पहले गिवन है। फिर मास m passes through its mean position, then a smaller mass m, ठीक है, smaller mass small m is placed over it, and then both of them move together with amplitude A2। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो, इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, आपको समझ में आए। ये पहले m था, फिर इस m के ऊपर एक छोटा और रख देते हैं, छोटा मास m। ये बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन है। अब क्या करेंगे, यहां पर इसकी स्पीड v1, जब ये मीन पोजीशन पे होगा, तो मीन पोजीशन, ये दोनों ही सिचुएशन में मीन पोजीशन पर है, तो इसकी स्पीड मान लेते हैं v1 है, इसकी स्पीड कितनी मान लेते हैं, v2। पता नहीं, क्या पता चेंज हुआ या ना हुआ, बट मोस्ट प्रोबेबली। अब हमें एक चीज और पता है कि हमें स्पीड एट मीन पोजीशन जो कि मैक्सिमम होती है, वो हमें पता है, वो कितना होता है, A1 ओमेगा 1। ए ओमेगा होता है ना, तो दोनों A1 ओमेगा 1 लिख दिया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐसी A2 ओमेगा 2। अब जब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, देखो इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे,
क्योंकि हमने जब मास प्लेस किया था तब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, हमने जेंटली प्लेस कर दिया इसे, ब्लॉक के ऊपर जेंटली रख दिया। और हमने सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक कॉन्सेप्ट समझा है, या न्यूटन्स लॉ के थ्रू, कि जब भी हमारे सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। और आपको क्या करना है कि नेक्स्ट टाइम इसके सोल्यूशन के लिए ये याद रखना है कि मोमेंटम कंजर्व करना है। डायरेक्टली आप सीधा मोमेंटम कंजर्व करने पे ही आ जाओगे। जैसे कि यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है, a1 ओमेगा 1। फाइनल मोमेंटम कितना है, तो फाइनल मास भी तो लेना पड़ेगा ना, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। टोटल मास हो गया ना इस तरह से, टोटल मास। और वेलोसिटी कितना है, a2 ओमेगा 2। इन दोनों को अब लेकर सॉल्व करना है हमें। a2 और a1 का रेशियो चाहिए, तो चलो सॉल्व करते हैं। रेशियो को सॉल्व करेंगे, a1 अपॉन a2 चाहिए, तो इसको इस साइड ले आते हैं। चलो, तो मास m a1। अब यहाँ ओमेगा की वैल्यू डाल देते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू होती है k बाय टोटल मास। तो टोटल मास बिफोर सिर्फ कैपिटल M था, एंड आफ्टर a2, और यहाँ ओमेगा की वैल्यू हो जाएगा k में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ मास चेंज हुआ है, स्मॉल m। इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट m बच जाएगा। और आप देख सकते हो ना, k तो दोनों साइड डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ a1 बचा। तो रूट m इंटू a1, यहाँ पे भी देखो दोनों डिवाइड होने के बाद यहाँ बचेगा रूट m प्लस स्मॉल m प्लस स्मॉल m और a2। अब यहाँ देखो a1 बाई a2 का फिर रेशियो क्या आ गया, a1 बाई a2 अंडर रूट कैपिटल M अपॉन प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल। क्या आंसर होगा, आप इसको याद भी रख सकते हो इस रिजल्ट को। ये रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इस सवाल के लिए आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि रिजल्ट आता है कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। और ये भी ध्यान रखना कि कैपिटल M वो है जो पहले से ही ऑसिलेट कर रहा था, और स्मॉल m हमने उसके ऊपर प्लेस किया। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, आपका सवाल तुरंत हो जाएगा। तो ये आप नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखो, सीधा आप ये डेरिवेशन, ताकि आपको सॉल्व करना ही ना पड़े, आपका स्पीड बन जाए। चलो नेक्स्ट सवाल। एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM3, तो एम्पलीट्यूड दे दिया है। द डिस्प्लेसमेंट एट विच द काइनेटिक एनर्जी विल बी 25% मोर देन द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, 25% मोर लिखा है, इस पे ध्यान देना है। तो हमको एक ऐसी लोकेशन चाहिए जहां पर काइनेटिक एनर्जी उतनी है जितनी पोटेंशियल एनर्जी है, और उसका 25% मोर। तो 25% मोर का मतलब इतना ऐड कर देंगे। और तो काइनेटिक एनर्जी है, जितना भी पोटेंशियल एनर्जी है उसका 25% और ज्यादा है। तो 25% और ज्यादा करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ गया 4, ये आ गया 5/4 टाइम्स ऑफ यू। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस किस पोजीशन पे ऐसा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पोजीशन के रिस्पेक्ट में हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी पोजीशन पे कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। जब तक कुछ भी अलग से मेंशन नहीं किया, हम मीन पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब आपको दिख रहा है हाफ के, तो दोनों साइड से डिवाइड हो जाएगा। जो भी सॉल्विंग है आगे देखो कितनी बचती है हमारे पास सॉल्विंग। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाकी हाफ के दोनों साइड से जा चुका है आपका 5/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, तो 4a² माइनस 4x² इक्वल टू 5x²। तो ये आ जाएगा 4a², उस साइड गया तो ये 9x²। और यहाँ से देखो x² का आंसर कितना आ गया, 4/9a²। ठीक है, सॉल्व करके अब यहाँ से रूट लेंगे, और नेगेटिव आंसर को नेग्लेक्ट करते हुए 2/3 एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड की वैल्यू देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड कितना दिया भाई, 3 सेंटीमीटर दिया है, और आंसर भी हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पुट कर देते हैं। तो हमारा आंसर जिस पोजीशन पे ऐसा होगा कि काइनेटिक एनर्जी 25% मोर होगा, उस पोजीशन पर एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। एकदम आराम से, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिस फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करते गए, थोड़ा कैलकुलेशन किया, आंसर आपके सामने।
Okay, the ratio of maximum acceleration to the maximum velocity in a simple harmonic motion 10 per second है, ठीक है. रेशियो दे रखा है मैक्सिमम अपॉन मैक्सिमम एक्सेलेरेशन अपॉन मैक्सिमम वेलोसिटी. एट t इक्वल टू 0 द डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर. ओके, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है. व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन? इनिशियल फेज आपको पाई बाय 4 दे रखा है. चलो, तो बहुत सारी चीजें इसमें दे रखी है. इनिशियल फेज पाई बाय 4 दिया है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है. तो पहले चेक करते हैं कि हमें सॉल्व क्या क्या करना है. तो हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रिकॉल किया, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए. अगर आप सोच रहे हो यार सर माइनस कहाँ चला गया, तो माइनस तो यार डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड तो इतना ही होता है, ओमेगा स्क्वायर ए. तो चेक करते हैं क्या हमें ओमेगा दिया है. तो यार ओमेगा तो नहीं दे रखा कुछ, तो कुछ और सोचते हैं. क्या हमें एम्पलीट्यूड दिया है? तो एम्पलीट्यूड भी नहीं दिया. तो दोनों ही सॉल्व करना है. तो चलो एक एक करके सॉल्विंग शुरू करते हैं. पहले इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, इन दोनों का रेशियो जो है यहाँ से शुरू करते हैं. तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्पीड, इनका रेशियो. तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन अभी लिखा ओमेगा स्क्वायर ए होता है, और मैक्सिमम स्पीड ओमेगा स्क्वायर ए, और मैक्सिमम स्पीड ओमेगा इंटू ए होता है. तो यहाँ से ए और कैंसिल हो जाएगा, और एक ओमेगा बच गया, और उसकी वैल्यू जो है वो कितना दे रखा है, 10 ऐसा यूनिट में. देखो, दिख रहा नहीं है 10. यहाँ से सीधा ओमेगा, ओमेगा तो अपना काम बन गया, ठीक है. तो ओमेगा का कहानी खत्म हो गए. यहाँ पुट करने के लिए एम्पलीट्यूड का देखते हैं. अब एम्पलीट्यूड के लिए हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यूज करते हैं. हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. और देखो ना, इनिशियल फेज पाई बाय 4 दे रखा है, यहाँ पे दिया है ना. अब इसको टी इक्वल टू 0 पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे बोल रखा है, इसकी पोजीशन 5 मीटर है, इसका डिस्प्लेसमेंट 5. तो टी इक्वल टू 0 पे ये 5 हो गया, ये ए हो गया, साइन ओमेगा टी में टाइम 0 रखा, ये 0 हो गया, ये पाई बाय 4 हो गया. ठीक है. अब साइन पाई बाय 4 कितना होता है? तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, हमारे पास ये 5 एम्पलीट्यूड ए साइन पाई बाय 4 1/√2. तो यहाँ से मुझे दिखा एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 5/√2 यूनिट्स, ऐसा यूनिट में. तो अब हमारा आंसर क्या लिखा? तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए, तो ओमेगा की वैल्यू 10 का स्क्वायर इंटू ए 5/√2 इन ऐसा यूनिट सब कुछ चल रहा है. तो हमारा 100 500√2. ठीक है. अब देखते हैं किस यूनिट्स में देखना है. तो हमें ऐसा यूनिट में ही बोला है, तो हम 500√2 आंसर कर देंगे इस तरह से. आप इसी तरह से रेस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज भी ट्राई कीजिए, आपको दिखेगा इसी तरह से मक्खन की तरह आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी है. आप जरूर ट्राई करें इसको. कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें. मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में.